बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस के एक अहम एपिसोड के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला वेलकम उसकी माँ करती है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको खेलने के लिए बहन का साथ मिलता है। फिर जब वो जवान होता है तो उसकी इमोशनल सपोर्ट के लिए उसको बीवी का साथ मिलता है। और फिर कुछ अरसे बाद एक बेटी की सूरत में उसके घर में रहमत भी बरसती है। गोया पैदा होने से लेके मरने तक औरत किसी न किसी तरीके से हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है। लेकिन क्या ये मर्द उस औरत का सही हक अदा कर पाता है? इस मौजू पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ा भट्ट साहिबा, जो कि वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर मुल्तान की इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं। और हम आज उनसे बात करें कि इस सदी में भी जहाँ पे दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आज भी औरतों पे तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए मिलते हैं मुनीज़ा भट्ट साहिबा से और उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। मैम, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज भी जैसे आप कुछ दिन देर पहले बात कर रही थी कि हर साल जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, क्यों हो रहे हैं? अच्छा मोहसिन, इसमें मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हमेशा तकरीबन हर इंटरव्यू में मेरे से यही क्वेश्चन होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस बढ़ रहा है या बेसिकली अवेयरनेस बढ़ रही है। वायलेंस पहले भी मौजूद था, टाइम के साथ बढ़ भी रहा है, बढ़ने की भी डिफरेंट वजूहात हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह आपको मैं बताऊं, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर साउथ एशिया का पहला सेंटर है जो मुल्तान में कायम किया गया। और साउथ पंजाब में इसको बनाने का मकसद भी यही था कि साउथ पंजाब में वायलेंस का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ था और वो इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे ज़रूरत समझी गई कि मुल्तान में उसका एक सेंटर पूरा का पूरा, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है जो 232 बिलियन की बजट से हमारा वहाँ पे डेवलप हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है 2017 में। ठीक है। और वो वहाँ पे हम केटर कर रहे हैं, दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, और वन विंडो ऑपरेशन है। तमाम सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। अब जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट होने बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास रिपोर्टिंग का सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि अगर वायलेंस है या किसी भी तरह का वायलेंस है या लड़ाई झगड़ा है तो वो पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट होता था और वहाँ पे भी प्रॉपरली केटर नहीं होता था, डील नहीं होता था। वो कहते थे जी आपका घरेलू मामला है, आप घर में ही इसको सेटल डाउन करें। अब पूरा का पूरा जहाँ पे वो सेंटर अवेलेबल है, वहाँ पे जैसे जैसे लोगों में आगाही आती जा रही है, अवेयरनेस आती जा रही है, वो अपने केस को वहाँ रिपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैम, पहले तो ये हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि वायलेंस कितनी टाइप का होता है, क्योंकि ज़्यादातर वायलेंस के अगर मैं लाइक एक जनरल परसेप्शन जो है वो है कि वायलेंस से मुराद ये है कि किसी मर्द ने औरत को पीट दिया। क्या यही सिर्फ वायलेंस है, ये इससे हट के भी कुछ और किस्में हैं? देखें, वायलेंस में इनिशियली यही समझा जाता था कि जी मारपीट कर दी है, मारा है, ज़ख्मी कर दिया है, इसी तरह से इस तरह अब्यूज़ किया है या फिज़िकल किया है, तो उसी को ही वायलेंस में कंसिडर किया जाता था। अब हम इस सेंटर के बिहाफ पे मैं बताऊं कि हम यहाँ पे जो डील कर रहे हैं, हम वहाँ फ़िज़िकल साइकोलॉजिकल वायलेंस के अलावा इकोनॉमिक वायलेंस और जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट था, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस। अब जिसको आप सिंपली एक ताना भी दे देते हैं, लेट सपोज हमारे जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो सोसाइटी के कुछ डायलेमास भी हैं, उसमें आपको पता है कि सिर्फ ये ताना लड़की को दे देना कि अगर उनके जहेज़ जो वो इतनी मेहनत से माँ बाप या जिस भी तरीके से अपनी औलाद को दे रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं, किस तरह वो मैनेज करते हैं, अफोर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते तब भी दे रहे हैं, तो अगले को ये सिर्फ कह देना कि घटिया चीज़ें आई हैं, तो ये वायलेंस नहीं है। ऐसे ही है। हम वहाँ पर हर तरह के वायलेंस को डील कर रहे हैं। कल शाम को की भी एक बात हो रही थी, वो ये कि जिस खाने की हम शादी के खाने की हम कहते हैं कि यार ये खाना मज़ेदार नहीं है, उस खाने पे पता है उसकी सारी जिंदगी की कमाई लगी होती है। इवन कमाई अगर उसके पास नहीं भी है तो वो कहीं से उधार मांग के अपने आप को प्रेशर में डाल के अपने आप को बर्डनाइज करके वो अरेंज कर रहा है। आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप इस बिहेवियर स्टडी को भी समझती होंगी, जानती होंगी, करती भी होंगी। आज भी औरत अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है, क्यों करती है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जब भी किसी भी तरह के सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है ना, ख़ातून को एक माइंडसेट है कि वो सपोर्ट, मैं ये कहती हूँ कि फैमिली से भी नहीं मिलती।
जहां आपकी देखें, हमने बेसिकली सही और गलत की डिस्क्रिमिनेशन करनी है ना, हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या सही और क्या गलत है। अब जरूरी नहीं है कि औरत ही हर मामले में गलत होगी, ठीक है, गलत तो मर्द और औरत में से कोई भी हो सकता है ना, ऐसे ही है। लेकिन उसमें एक वही जैसे हम कहते हैं कि जी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जिसकी वजह से मेल की बात को कंसिडर किया जाता है या वो, तो अब वहाँ पर बेसिकली एक थ्रेटनिंग सिचुएशन भी इसीलिए फील की जाती है कि औरत को उसके राइट की बात बताई जा रही है, या उसको बताया जा रहा है कि पढ़ना उसका राइट है जी, या उसके अगर वो जॉब करना चाह रही है तो भी ये भी उसका राइट है, उसको बेसिक राइट है ना, उसको रोक नहीं हो सकता। अब जहाँ पे वो वॉइस रेज होती है तो वहाँ पे समटाइम्स क्योंकि वही माइंडसेट चले आ रहे हैं तो वहाँ पे ना भाई सपोर्ट करता है ना वालिद सपोर्ट करता है, तो समटाइम जब आप फिर बाहर, जाहिर है आपको सपोर्ट चाहिए, फिर आप बाहर लेते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपको ऐसे बोल्ड स्टेप लेने पे भी सपोर्ट नहीं मिलती, ऐसे ही या आपको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब्यूज़र जो है, जो औरत को किसी तरीके से वो करता है, वायलेंस करता है, उसके माइंडसेट क्या चल रहा होता है उसके माइंड में, आपके ख्याल में क्या होता है? क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने इन केसेस को देखा होगा, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बेसिक कॉजेज के उन चीज़ों को? मोहसिन, मैं अपनी हर डिस्कशन में एक बात जो पॉइंट आउट करती हूँ ना, वो बेसिकली जैसे मैं वो वर्ड यूज़ करती होती हूँ कि हम शुरू से वर्ड सुनते आए हैं तालीम और तरबियत का। ठीक है। तालीम इंस्टीट्यूशंस में जिस लेवल की और जिस तरीके से पैटर्नाइज हो रही है वो भी आपके सामने है। ठीक है, ठीक है, वो इंटरेस्ट लोगों का या वो एक जो पैशन है टुवर्ड एजुकेशन वो भी आपके सामने है। उसके अलावा जो तरबियत वाला पार्ट था, ट्रेनिंग, अब वो जिम्मेदारी भी पेरेंट्स कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस ले लें। ऐसे ही है, ठीक है ना, कि क्योंकि स्कूल में जाएगा, क्योंकि कॉलेज में जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो ये चीज़ें उसने वहाँ से सीख के आनी है, हमारा पार्ट ख़त्म है। हालांकि उस तरबियत में वैल्यूज़ का बहुत रोल है और वैल्यूज़ आपके घर से आनी है, वो किसी इंस्टीट्यूशन ने आपको नहीं देनी। ठीक है, अब वहाँ पे जो तरबियत थी या माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में, वो ये है कि यहाँ पे एक माइंडसेट ही ये बनाया जाता है कि खातून को डील कैसे करना है। आपकी डिस्क्रिमिनेशन आपके घर से स्टार्ट होती है, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इनिशियल स्टेज पे ही एक माँ, फिर माँ के साथ उसके घर में अगर सास मौजूद है, हाँ जी, ठीक है, माँ के रोल में वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रही है बेटे में और बहू में, हाँ जी, बेटी में और बहू में, हाँ जी, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो गई। फिर आगे वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है, हाँ जी, फिर वही माँ अपने बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रही है, ऐसे ही है। ये एक साइकिल है, विशेष साइकिल जिसको हम कहते हैं ना, वो बनता चला जाता है कि आप किस तरीके से डीलिंग कर रहे हैं, वही चीज, वो रोल मॉडल्स बन रहे हैं बेसिकली। वो लर्निंग बाय इमिटेशन है, आप जैसा करते हुए देख रहे हैं, वो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा करना है। वो डिस्क्रिमिनेशन आपके रोल्स में डिपेक्ट हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब वहां से वो जो चीजें ट्रांसमिट होती चली आ रही हैं, वो माइंडसेट भी डेवलप होता चला जा रहा है। ठीक है, कि इवन जब हम यूजुअली देखते हैं ना वायलेंस के केसेस में, वहाँ पे अक्सर हम क्योंकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी या कलेक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम या वो, हमारे यहाँ वो बहुत सपोर्टिव भी है और उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन भी उसकी वजह से है कि वो इंटरफेरेंस इनिशियल लेवल पे ही उस रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब इंटरफेरेंस स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली वहाँ जो एक जलती पे तेल का काम होता है ना, वो साथ साथ चलता है। ऐसे ही है, एक चीज़ को आप थोड़ा सा पुश कर दें, हाँ जी, ठीक है, छोटी बात है लेकिन बार बार आप उसके माइंड में उसको हैमर करें, हाँ जी, तो वो लगता है कि यार वाकई कुछ गलत कर दिया है आने वाली लड़की ने। तो वो बेसिकली वो चीज़ें वो पेरेंटल साइड पे भी, ठीक है, तरबियत में भी, अच्छा अगेन उसमें एक माइंडसेट पेरेंट्स का भी है कि बेटी को एक ही चीज़ बता के आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उस रिलेशनशिप को निभाते निभाते आपको अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी भी दी है और आपको जो एक इवन हम कहते होते हैं जी मेंटल हेल्थ, हमारे एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारी डोमेन में मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपकी फिजिकली आप अगर थोड़ा सा हो भी गए, आपके पास एड्स मौजूद है ना, आपकी टांग में इशू आ गया आप एड यूज कर सकते हैं, आपके कान में इशू आ गया आप एड यूज कर सकते हैं, आपको कोई डिसऑर्डर हो, डिजीज हो गई है, आपके पास उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है प्रॉपर, और आपको वो एक्सेप्टेंस भी है
कि जी इसको ये बीमारी है, इससे ज़्यादा एक्सर्ट ना करवाएं, इसको हार्ट का इशू है, ठीक है। मेंटल इश्यूज में या मेंटल हेल्थ इश्यूज में या मेंटल डिसऑर्डर्स में ये चीज़ कंसिडरेशन में ही नहीं है अभी, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, ठीक है। जब उसको कंसिडर ही नहीं किया जाए, वहाँ आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो वहाँ जब आप एक माइंडसेट बच्ची का ये बना के भेज देते हैं कि जी आपने सिर्फ टॉलरेंस के लेवल पे रहना है, हाँ जी, आपने गलत बात पे, अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि उस गलत बात को बर्दाश्त करने में हमारी सोसाइटी कितने गलत पैटर्न्स पे चली गई हुई है। अब कॉम्प्रोमाइज भी करवाना तो मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड बनाया जाए कि अब इससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं। और उसमें फैमिली सपोर्ट मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा अहम होती है। हाँ जी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी उस वक्त, या आपको ऐसे इदारों में आने की ज़रूरत भी उस वक्त पेश आती है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, या आपकी फैमिली बैठ के उस चीज़ को इंटरवेन नहीं कर सकती। अच्छा मैम, सबसे ज़्यादा ऐसा भी देखने को मिला है, एक वीमेन सास की सूरत में भी, नंद की सूरत में भी, अब दोस्तों की सूरत में भी औरत पे वायलेंस कर रही होती है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखें, उसमें भी हमारे पास अब्यूज़र कोई भी हो सकता है, हमारे पास एक्यूज़ कोई भी हो सकता है, हमारे पास डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है। जहां हम मेल को, हम फीमेल के ख़िलाफ़ कंप्लेंट को भी कैटर कर रहे होते हैं। हम वहाँ पे हमारी कई कंप्लेंट्स में, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस में इशू ख़वातीन रिपोर्ट करती हैं जी कि मेरा घर, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, हमारा पर्सनली कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारी नंद या हमारी सास की इंटरफेरेंस या अनड्यू मतलब इररेलेवेंट इश्यूज़ को इन्हांस करने की वजह से हमारे इश्यूज रेज हो रहे हैं और हमारा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहा है। अच्छा, ये घरेलू हद तक की ये वायलेंस है या कोई इसकी और भी लाइक किस्में हैं, शाखें हैं, ताकि बताएं, ताकि हमारी आवाम, स्पेशली हमारी बेटियां बहनें वो सुने और उस पर कहीं ना कहीं उस पर अपना स्टैंड लें कल को कि आपका इस पर क्या? देखें, उसमें वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजुअली हम देखते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन में भी आता है, इवन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ, इवन मैं कहूँगी टीचर्स के साथ भी, कई स्टूडेंट भी उस चीज़ को मिसयूज़ अगर कर रहे हैं तो वो टीचर्स भी वायलेंस का शिकार हैं। इवन कलीग्स में वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के मारपीट करें, आप एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं या ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिससे अगला शख्स Which is not acceptable, yes. That is not acceptable. Mentally तो टॉर्चर कर रहे हैं ना। अगेन आप देखें, उससे वो आपको क्या कहते हैं, रिपोर्ट क्या होता है कि जी मेरा उस एनवायरनमेंट में काम करना मुश्किल हो गया है। मतलब मुझे कॉन्टिन्यूसली इस तरह से वर्बल अब्यूज़ का शिकार किया जा रहा है कि मेरा वहाँ पे बैठना, मैं नहीं बैठूँ तो मेरे लिए मुश्किल है कि आप डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं बनते। ठीक है, अगर आप साथ बैठते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूसली उस अब्यूज़ को फेस करना है। अच्छा, औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लॉज क्या क्या हैं, वो उस पे ज़रा रोशनी डालें ताकि पता चले। अच्छा, इसमें वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट तो आपको पता है कि ऑलरेडी पहले आ चुका हुआ था। अभी ये जो सेंटर है, दिस इज़ बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर एक्ट 2016। ये उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है, ये पूरा सेंटर जो है। इसमें सेंटर में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वुमेन पुलिस स्टेशन, मेडिकल लीगल, प्रोसिक्यूशन, इवन मीडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरी सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा हमारा पूल ऑफ लॉयर है जिसमें हम फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट सेटअप है ये। ठीक है। इसके साथ हमारा अटैच्ड शेल्टर होम भी मौजूद है। अभी जो एक सर्विस हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है वो हमारी वो रेस्क्यू सर्विस है, जो एक्ट में डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, उसका चार्ज भी मेरे पास है। जो जहाँ पे ऐसा वायलेंस है, जहाँ आपसे बेजा में रखा गया है, या इवन खातून को ये भी अलाउ नहीं है कि तशद्दुद भी फेस करे, और उस घर से बाहर लॉक भी कई दफ़ा लगा के आप उसको छोड़ा जाता है कि वो घर से बाहर ना निकल जाए और वो जाके किसी को शिकायत ना कर दे। ठीक है। तो वो भी उन केसेस को भी रेस्क्यू हम करते हैं। और इवन शेल्टर होम जो है वहाँ पे उसको, जिसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, उसको हम शेल्टर भी प्रोवाइड। अच्छा, एक चीज़ मेरे माइंड में हमेशा से पिंच कर रही थी कि ये पहला सेंटर मुल्तान में बना, क्या मुल्तान में ही, साउथ पंजाब में ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं होते? देखें, उसमें फिर वही है कि ये मैंने जैसे आपको पहले कहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था। ठीक है। यहाँ पे और मैंडेट में था कि हम पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में
ये सेंटर्स ऐसे प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाएंगे। ठीक है। अभी वो ड्यू टू गवर्नमेंट ट्रांजिशन कह लें आप, या जो भी डिपार्टमेंटल डिलेज होते हैं या उसकी वजह से अभी फाइनली हमारी जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो हमें मतलब हेड करती है जी, हमारा सेंटर उसी के अंडर चल रहा है। अब वहाँ पे उनकी काफिशों से अब ये हो रहा है कि पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम इन सेंटर्स को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को अपग्रेड करके वॉलंटियर्स वुमेन सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। उसका यहाँ पे स्पेसिफिकली बनाने का मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो स्टडीज़ हुई या रिसर्च बेस्ड जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड हमारे पास नंबर्स थे वो साउथ पंजाब में ज़्यादा थे। तो मुल्तान को एज अ हब यूज़ किया गया कि ये रिलेटेड हमारे पास तीनों तहसीलें कवर कर रहे होते हैं। हमारा एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन जो है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है। आखिरी 2 क्वेश्चन, डोमेस्टिक वायलेंस का एक बच्चे पे क्या असर होता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप बताएं। देखें, जब एक एनवायरनमेंट, जैसे हमने पहले बात की, अब एक होम एनवायरनमेंट है जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है उस सारे एक्सपीरियंस से, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली भी उसके ऊपर आता है। यस। अब उसमें मैं आपको एक बड़ा मेंशन करूं, मैं एक केस में रेस्क्यू करने के लिए गई थी खातून को, तो उसमें वहाँ पे उसने कहा कि जी मेरे साथ मेरे बच्चे भी जाएंगे। अब 2 बेटे थे उसके। अच्छा, अब बच्चों को भी ऑब्जर्व्ड है कि हमारे पेरेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट है कि कुड यू बिलीव कि मैं वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा उन 2 बच्चों के साथ, मेरा काम ख़त्म था ना, मैंने खातून को रेस्क्यू करना था, मैं रेस्क्यू करती और मैं बाहर आ जाती। अब क्योंकि उसकी भी बात थी और मुझे भी ये था कि एक जाहिर है बच्चों के साथ माँ का इमोशनल रिलेशन। वुड यू बिलीव कि वहाँ पे हम 1.5 घंटा बैठने के बाद भी उन बच्चों को ये कन्विंस नहीं कर सके कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने मामा के साथ रहना है या बाबा के साथ, ठीक है, या जाना अभी फॉर द टाइम बीइंग वो माँ के साथ जाना चाहते हैं या बाप के साथ। वो उन्होंने, एक ने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, एक ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो दोनों यही बात 1.5 घंटा करते रहे हैं। हर आंसर के जवाब में उनके से जो भी बात की है, दोनों के साथ रहना है, मामा के साथ और बाबा के साथ। अब देखें, देखा जाए तो ये आपकी एक ओवरऑल बॉन्डिंग बनती है और ये पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन होता है कि देखें आपके बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा जब आप डिवाइड हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। आप अगर आधे बच्चे माँ ले जाती है, आधे बाप ले जाती है, तो बाप के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ उनके पास माँ का ना प्यार है ना वो रिलेशनशिप है। ऐसे ही है। जो बाप के साथ चले गए वो उनके पास भी वो वाइस वर्सा वही चीज़ें मौजूद नहीं है। अब वहाँ पे बच्चे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। उनकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ इवन, ठीक है, आप उनको डिप्राइव कर दिया ना, और आगे जाके यही बच्चे देखें जो आप शेल्टर है ना पहला उनके लिए, जब आपने वो शेल्टर ही उनसे छीन लिया, हाँ जी, जिस भी वजह से जी, देखें कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट्स बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। हाँ जी, कहीं बहुत सारी जगहों पे हम इवन ऐसे केसेस भी हैं कि जिसमें माँ ने बच्चे रख लिए और वो बाप से मिलने की भी इजाजत नहीं दे रही। हाँ जी, अब ये भी गलत है। हाँ जी, उसका भी इम्पैक्ट देखें। माँ ने तो जो डिसीजन लेना था वो मैच्योर थी, उसने ले लिया। अब उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको आप बाप से महरूम कर रहे हैं? हाँ जी, इसी तरह जहाँ पे बाप थोड़ा सा अथॉरिटी में है या वो बीइंग अ फादर वो कहते हैं जी मैं अथॉरिटी में हूँ, मैं इसको पाल सकता हूँ, मैं रख लेता हूँ या ज़बरदस्ती रख लेते हैं व्हाटएवर, वहाँ पे आप माँ के रोल से महरूम कर रहे हैं जी। अब वहाँ पे जो बाकी रिलेशनशिप्स है आप पे वो भी इफेक्ट कर रहे हैं। अगेन जिस तरह माँ बच्चे को डील करती है अनकंडीशनली जी, उस तरह बाकी रिलेशनशिप उस तरह कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो वो मल्टीपल वेज में एग्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। विक्टिमाइज केस किस तरीके से आपके इस सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका तरीका भी देखिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर के और हमारे वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के नंबर्स भी मौजूद हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1737 जिसको हम अवेयरनेस में भी लेके आ रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है कि हेल्पलाइन पे कॉल करने में भी आपको वो सर्विसेज आप उसको अवेल भी कर सकते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है और आपको सेंटर तक पहुँचने के लिए वो गाइड भी करते हैं कि आप सेंटर किस तरह पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया। जी नाजरीन, आपने आज का शो देखा। एक बेटी का बाप होने की हैसियत से मुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी बेटी को वो कॉन्फिडेंस देना है कि कल को वो जब बड़ी हो, वो जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उसके बाद शादी के एक्सपीरियंस से गुजरे तो वो अपने हकूक़ के लिए बात भी कर सके और अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में कन्वे भी कर सके। और ये सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये दुनिया में हर बाप की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।
अगर ये हर बाप ने अपनी जिम्मेदारी अदा करना स्टार्ट कर दी तो यकीन करें वायलेंस के ये जो सेंटर्स हैं, जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह अगले एक प्रोग्राम में मुलाकात होगी म्यूट वॉइसेस के, क्योंकि अब बात तो करनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।